नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग रिस्क। जब हम माइग्रेट करते हैं हमारे क्लाउड के ऊपर तो क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए और क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जब भी आप क्लाउड पे माइग्रेट करोगे। ये सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी है हमारे क्लाउड में, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कुछ कंटेंट है जो हमें इसके अंदर कवर करना है। सबसे पहले इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट द वेरियस वेब एप्लीकेशंस दैट यूज क्लाउड कंप्यूटिंग to deliver outstanding results and understand in detail about how migration to the cloud can be best achieved. Present-day cloud infrastructure offered by leading cloud service provider perform an amazing job in providing highly elastic and scalable solution in the most economical manner possible. Pay as you go subscription model, right? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्लाउड को जो है बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा उसे डिलीवर करने का, क्या तरीके होने चाहिए उसे माइग्रेट करने की, और कैसे हम क्लाउड के सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं बेस्ट वे में, राइट, बिना किसी प्रॉब्लम के। आइए हम देखते हैं। इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन सच टेक्नोलॉजी that has transformed the traditional norm for business as well as for consumer and made the use of web-based system more practical and easy, right? तो आज के ज़माने में क्लाउड ने हमारी लाइफ को, हमारे बिजनेस के करने को तरीके को बदल दिया है। चीज़ें इंटरनेट पे आ गई हैं। पहले जो सामान आपको दुकान से लेकर आना पड़ता था वो आज आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो और आपके घर पे आ जाता है। इवन आप उसे ट्रैक भी कर सकते हो कि सामान कहाँ तक पहुँच गया है, कल कहाँ पहुँचेगा और आपको कब तक रिसीव होगा। सारी चीज़ें क्लाउड पे चल रही हैं, सारी चीज़ें क्लाउड पे मेंटेन हो रही हैं और इंटरनेट ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है। क्लाउड कहीं ना कहीं इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ है। आप क्लाउड कहते हैं या इंटरनेट कहते हैं, एक ही बात है, बिकॉज इंटरनेट पे पड़ा हुआ 90% 99% कंटेंट आप क्लाउड से ही एक्सेस करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट ने आपके जीने के तरीके को बदला है। तो अगर इंटरनेट ने आपकी ज़िंदगी को बदला है तो कहीं ना कहीं क्लाउड ने आपकी लाइफ को बदला है। इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट जीमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप। आज की डेट में हम 1 घंटे 2 घंटे बिना खाने के तो रह सकते हैं लेकिन बिना व्हाट्सएप के नहीं रह सकते। ये कंडीशन आ गई है। फ़ोन हमारी जेब में होता है, रात को सोते हैं तो देख के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि क्या व्हाट्सएप पे आया है, किसका मैसेज आया है, किसका नहीं आया है। हमारे सोचने का, समझने का तरीका बदल गया है। आज से 5 से 10 साल पहले मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए होता था, लेकिन आज मोबाइल पे बातें कम होती हैं, उस पर स्टेटस डालना, उस पर स्टेटस चेक करना, फेसबुक पे चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी स्पीड से बदल रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है वेब बेस्ड सर्विसेज। दोस्तों आज की डेट में आप जो भी सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी ही वेब बेस्ड हैं। Web-based business services are online services that render various functions like data storage, processing, sharing of information, and so on using the World Wide Web. तो वेब-बेस्ड बिजनेस सर्विसेज आजकल आपको मिल रही हैं। ऑनलाइन आप टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें वेब बेस्ड हैं और इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो है लॉगिन एंड पासवर्ड। अगर आपके पास उस अकाउंट का या उस वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक को एक्सेस करने के लिए लॉगिन पासवर्ड है, व्हाट्सएप को एक्सेस करने का आपका अकाउंट होता है, जीमेल एक्सेस करने के लिए लॉगिन पासवर्ड आपको चाहिए। तो सारी सर्विसेज वेब बेस्ड हैं। वेब बेस्ड का मतलब है इंटरनेट बेस्ड है, राइट, और वेबसाइट बेस्ड है, राइट। एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल्स। आजकल जो एप्लीकेशंस आई हैं इंडिविजुअल के लिए, आपका खुद का जीमेल अकाउंट होता है, खुद का फेसबुक अकाउंट होता है, खुद का ड्रॉपबॉक्स अकाउंट होता है। ये एप्लीकेशन होती हैं इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने आपकी लाइफ को बदला है। ड्रॉपबॉक्स में आप अपनी चीज़ें सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इवन गूगल का अपना गूगल ड्राइव आता है, उसमें आप अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं। चीज़ें बदल गई हैं। अब गूगल ड्राइव पे जो डेटा होता है वो एक्चुअल में क्लाउड पे ही स्टोर होता है, राइट, और उसे कहीं भी शेयर किया जा सकता है। ईमेल सिस्टम, सोशल मीडिया, वेबसाइट, डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन आर सम कॉमन वेब एप्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स, राइट। ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया वेबसाइट हैं आपकी, फेसबुक, ट्विटर, डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन हैं लाइक ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव,
और बाकी कॉमन वेब एप्स हैं जो आजकल इंडिविजुअल्स इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्लाउड पे चलती हैं। कुछ आइकन्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट। ये सारे आइकन्स आपके क्लाउड पे ही रन करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो याहू हो, कुछ भी हो वो क्लाउड पे ही चलता है, राइट। एप्लीकेशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, अगर आप देखें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर के लिए, डेटा सेंटर के लिए, राउटर के लिए, स्विचेस के लिए। लेकिन अगर एक छोटा बिजनेसमैन है, वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं कर पाता था, कभी वो एक सर्वर नहीं ले पाता था, कभी वो राउटर स्विचेस या नेटवर्क नहीं बना पाता था और ऑनलाइन नहीं आ पाता था। कहने का मतलब वो हमेशा ऑफलाइन रह जाता था। अगर उसका मन है कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आऊँ, मैं भी मार्केट में नजर आऊँ, मेरी भी वेबसाइट हो, तो पहले ये काम बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज ये चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। छोटे बिजनेसमैन, मीडियम बिजनेसमैन भी आजकल ऑनलाइन आ सकते हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं जब से क्लाउड मार्केट में आया है, जब से उसके रिसोर्सेज, जब से क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, अमेजन, एज्योर जैसी कंपनीज मार्केट में आई हैं, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। Revolution and innovation in the cloud technology has given an opportunity to small and medium businesses to climb the top. Cloud application have proven to be a boon. boon मतलब वरदान होता है, तो क्लाउड एप्लीकेशन एक वरदान है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए, that do not have the sufficient resources or fund to expand their services. तो पहले वो हमेशा परेशान रहते थे कि अरे मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे सर्वर रखना पड़ेगा, फिर उसको एक बंदा संभालने के लिए चाहिए, इतने सारे खर्चे हैं। आजकल कुछ भी नहीं है, आजकल आप ऑनलाइन अपना खुद का अकाउंट बना के खुद भी अपना चीज़ें आप मार्केट में लेके आ सकते हैं। जैसे मैं अपने लेक्चर्स खुद से अपने अकाउंट से यूट्यूब से बना के डाल रहा हूँ और सारी दुनिया उन्हें पढ़ रही है। तो आज ये चीज़ें आसान हो गई हैं। आज जो चीज़ें पहले दुनिया तक पहुँचाने के लिए आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ता था, आज आप बहुत ही कम अमाउंट में लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो क्लाउड ने आपकी लाइफ को ईजी बनाया है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं गूगल डॉक्यूमेंट और माइक्रोसॉफ्ट का, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसका पर्पज़ ये है कि अगर आप इन चीज़ों को खरीदना नहीं चाहते तो आप गूगल डॉक्यूमेंट पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप फ्री में लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब है कंपनीज, जो कंपनीज क्लाउड पे काम करना चाहती हैं उनके लिए क्या एप्लीकेशंस हैं। एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स मैनी बेनिफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सुपीरियर स्पीड एंड परफॉर्मेंस फॉर IT resources. With the advent of cloud computing, large enterprises become flexible, save cost, and put themselves in a better position for innovation. A classic example would be of Ramco on-demand ERP solutions. तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंटरप्राइज जो कंपनीज हैं, जो IT में काम करती हैं या अपने IT डिपार्टमेंट को ज़्यादा सुपीरियर या फास्ट बनाना चाहती हैं, अपडेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी क्लाउड एक वरदान साबित हुआ है। आप क्लाउड पे अपने रिसोर्सेज रखिए, वो बड़े ही फास्ट एक्सेसिबल होंगे, बहुत जल्दी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं पूरी दुनिया से। कहीं पर भी आप बैठे हों, आपकी वेबसाइट सेकंडों में खुल जाएगी, आपकी वेबसाइट से डेटा सेकंडों में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं एंटरप्राइज लेवल पे बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं, और कहीं ना कहीं इससे आपकी कॉस्ट भी बचती है, राइट। एंटरप्राइजेस के लिए आपकी कॉस्ट बचती है और वो पैसा जो आपने बचाया है वो आप इनोवेशन में खर्च कर सकते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल वुड बी रैमको ऑन डिमांड ERP सॉल्यूशन। ERP सॉल्यूशन जो जनरली होते हैं हमारे एम्प्लॉयज का लेखा जोखा रखने के लिए। किसी कंपनी में अगर 5000 एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी उन्होंने लास्ट मंथ ली है, कितने दिन वो आए थे, क्या उनके रोल हैं, जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एज है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं ERP के अंदर। तो इस तरह के सॉल्यूशंस मार्केट में आ गए हैं, ऑनलाइन होते हैं, सेकंडों में आप उन पे अपडेट कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एंटरप्राइज के लिए ERP और CRM ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो एंटरप्राइज लेवल के लिए बनाए गए हैं, और इनसे इनकी पूरी ही काम करने का तरीका इनका चेंज हो गया है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है रीजन टू ऑप्ट क्लाउड फॉर बिजनेस। देखिए 4 रीजन हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम क्लाउड पे बिजनेस को लेकर जाना चाहते हैं, राइट। पहला है हमारी प्रोडक्टिविटी, वो कैसे बढ़ेगी अभी हम डिस्कस करते हैं। सीमलेस इंटीग्रेशन, क्या हमारे पुराने वाले आर्किटेक्चर के साथ क्लाउड कनेक्ट हो जाएगा, क्या इधर से माइग्रेशन उधर करना इजी है, ये हम देखते हैं।
टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्या होंगी एंड यूजर की, और बाकी अदर फैक्टर्स क्या हैं। तो ये 4 चीज़ों पे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी पे डिस्कस करते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द क्लाउड नीड टू थिंक फ्रॉम सच अ प्रोडक्टिविटी perspective. If delivering the business services significantly reduces the burden on the client or the users, and if it allows them to concentrate on more important functions, then cloud should definitely be considered as an option, right? दोस्तों देखिए, पहले क्या होता था कि कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉय हैं, 20 में से 2 एम्प्लॉय का काम है सिर्फ सर्वर को देखना, एक एम्प्लॉय का काम है स्टोरेज को देखना, एक एम्प्लॉय का काम है उनकी इलेक्ट्रिसिटी का फोकस करना कि कहीं अगर पावर सप्लाई ब्रेक हो जाए, कट हो जाए, तो मुझे कैसे सर्वर को रन कराना है। ये सारी चीज़ों के लिए 5 से 10 एम्प्लॉय मेरे बिजी रहते थे, और वो उनका काम सिर्फ इतना था कि वो चीज़ें ओके चलती रहें। आगे का काम करना, उन पे आगे नया सोचना, वो तो उनको टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो इन्हीं फालतू कामों में उलझे रहते थे। लेकिन जब से चीज़ें क्लाउड पे आई हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको सोचना ही नहीं है, ये सारी चीज़ें तो क्लाउड पे अपने आप मैनेज होंगी। आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पावर सप्लाई जाएगी कि आएगी, क्योंकि क्लाउड पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लाउड 24 आवर्स ऑन होता है, राइट? क्लाउड पे कभी भी डेटा सेंटर आपका शटडाउन या पावर फेलियर नहीं होता वहाँ पे। तो ये आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों से बच गए, तो वो जो 10 एम्प्लॉय पहले इन कामों में बिजी थे, अब वो कुछ नए काम पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, कुछ नए फंक्शंस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी को ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं, राइट? तो आप कुछ नया कर पाएंगे, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय कुछ और नए कामों पे अपना ध्यान दे पाएंगे, टाइम दे पाएंगे, और आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट? तो क्लाउड से एक बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। पहले जिन कामों के लिए आपको एम्प्लॉय रखने पड़ रहे थे, अब नहीं रखने पड़ेंगे, अब वो एम्प्लॉय बाकी कामों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है सीमलेस इंटीग्रेशन। सीमलेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? 2 सवाल इसमें आते हैं कि डज द क्लाउड एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म हैव द एबिलिटी टू सीमलेसली integrate with the existing tool and process of the enterprise or the user? Does it require very minor changes to be done on the client or user side for them to adapt? देखिए, 2 सवाल आपको खुद से करने हैं क्लाउड पे जाने से पहले कि क्या मेरा जो मैं क्लाउड पे जा रहा हूँ, क्या जो मेरी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो मेरे सर्वर पे चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग फाइल जो पड़ी हैं, क्या वो इजीली माइग्रेट हो सकती हैं क्लाउड पे बिना किसी फेलियर के, बिना किसी डेटा लॉस के? अगर हो सकती हैं, और अगर उनमें छोटे मोटे चेंजेस ही करने हैं, तो डेफिनेटली अगर इन दोनों का आंसर आपका यस है, तो आप क्लाउड पे जा सकते हैं। अगर आपको छोटे मोटे चेंजेस करने हैं और इजीली आप माइग्रेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को जो अभी आपकी कंपनी में चल रही हैं, और वो अगर इजीली पॉसिबल है उसे माइग्रेट करना क्लाउड पे, तो डेफिनेटली आपको क्लाउड पे जाना चाहिए और आप क्लाउड पे जा सकते हैं, राइट? तीसरा जो पॉइंट है वो है टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ द एंड यूजर। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेरे एंड यूजर हैं, उनको क्या, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो मेरे क्लाउड से पूरी हो रही है? देखिए, आईटी के लिए तो क्लाउड बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी फील्ड में क्लाउड कैसे काम करेगा, आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट अक्रॉस द ग्लोब यूज स्पेसिफिक प्रोग्राम, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट का क्या काम होता है? वो जंगलों में जाते हैं, जड़ी बूटियां लेते हैं, या जो हर्ब्स होती हैं, जो आपके पौधे होते हैं, उनसे वो दवाइयाँ, ऑर्गेनिक दवाइयाँ बनाते हैं, बीमारी के लिए टेस्ट करते हैं, उन पौधों की टेस्टिंग करते हैं, और वो डेटा फिर वो अपने हेड ऑफिस भेजते हैं। लेकिन जो वो साइंटिस्ट होते हैं, जो वो केमिस्ट होते हैं, वो जंगलों में रह रहे होते हैं कहीं पे अपना कैंप बना के। तो ऐसे में क्या वो क्लाउड पे कुछ काम, क्या क्लाउड उनके लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि वहाँ पे कई सारे चैलेंजेस आएंगे। जंगल में हाई स्पीड इंटरनेट की प्रॉब्लम भी उन्हें हो सकती है, राइट? काफ़ी सारी कुछ केसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है? देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट अक्रॉस द ग्लोब यूज स्पेसिफिक प्रोग्राम। These tools and software can be delivered through the cloud, but organic chemists are more comfortable using the existing system and on-premise tool to carry out their work. Neither are they tech-savvy nor they understand much about cloud-based tools, as they have very less connectivity amidst forest area or huge plantation setup. So it is not feasible to deliver such application through the cloud. अब देखिए, क्लाउड जो केमिस्ट होगा वो जंगलों में रहेगा, जंगल में क्या इंटरनेट होगा? बड़ा मुश्किल है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि जो टूल हैं जो उसे टेस्टिंग के लिए चाहिए, वो क्लाउड नहीं देता। आपको रिसर्च करने के लिए, केमिकल रिसर्च करने के लिए केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, आप रियल टाइम में ही करेंगे। वो चीज़ें क्लाउड पे सिमुलेटर की हेल्प से आप कर सकते हैं, लेकिन उसे वो मज़ा नहीं आएगा। आज भी वो लोग अपने हाथों से ही उनकी टेस्टिंग करते हैं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं, जिस भी तरीके की टेस्टिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए फिर क्लाउड उतना बढ़िया नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा
कि जिसे मैं क्लाउड सर्विस देने जा रहा हूँ क्या इस बंदे के लिए ये फायदेमंद है भी या नहीं है, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है अदर कंसिडरेशंस में, इफ यू कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट having a large website with thousands of pages, it definitely require a dedicated analytic tool installed on premises and on the cloud to track and monitor the traffic and other user activity in individual pages. Otherwise, if the website has only a few pages, then Google Analytics available on the cloud by default is more than sufficient. देखिए, अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हजारों लाखों पेज हैं, तो क्लाउड पे जाने का फायदा है और आपको उसको एनालिटिक्स के लिए एनालिटिक्स टूल इंस्टॉल करने का फायदा है, या आप अपने ऑन प्रीमिसेस कोई सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके छोटे से पेज हैं, छोटी सी वेबसाइट है, छोटा सा बिजनेस है, तो क्लाउड पे जाने की बजाय आप गूगल एनालिटिक्स मार्केट में अवेलेबल है जो बड़े कम पैसों पे या फ्री में आपके लिए काम करेगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरा बिजनेस अभी बहुत छोटा है, क्लाउड पे जाने लायक है या नहीं है। अगर है तो ही आप क्लाउड पे माइग्रेट करें, अदरवाइज आप बिना वजह उस पर अपना डेटा, अपना मनी वेस्ट ना करें। हालांकि क्लाउड बहुत सस्ता है, बट फिर भी पहले आपको देखना पड़ेगा क्या आपकी जरूरत है क्लाउड पे जाने की या नहीं है, राइट। देयर इज नो नीड टू यूज एनी क्लाउड बेस्ड सर्विस और गो फॉर एनी सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉर एड्स, राइट। तो आपको कोई जरूरत नहीं है क्लाउड बेस्ड सर्विस लेने की, सर्विस मॉडल एड्स के लिए लेने का। तो चलिए उसकी हमें अभी बात करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस प्रोसेस एग्जांपल्स हैं कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ कंपनीज के नाम दिए हैं, ब्लैकबोर्ड है, सिस्को है, डेटेव है। इनकी मार्केट के बारे में बताया है, इनकी ग्रोथ के बारे में बताया है कि ये क्या बनाते हैं, इन्होंने क्या काम किया है, राइट। तो कुछ कंपनीज हैं, तो इनके बारे में बहरहाल अभी कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको दिए गए हैं। इसके बाद आती है अप्रोचेस टू माइग्रेटिंग टू क्लाउड। देखिए, तीन चीजें हैं क्लाउड पे माइग्रेट करने के लिए। पहला होता है लिफ्ट एंड शिफ्ट, दूसरा होता है रीफैक्टरिंग और तीसरा होता है मॉडर्नाइजेशन। लिफ्ट एंड शिफ्ट का क्या मतलब है, आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं। माइग्रेशन की तीन अप्रोचेज होती हैं। अगर आपके पास सवाल आ जाए तो माइग्रेशन के तीन तरीके हैं, लिफ्ट एंड शिफ्ट, रीफैक्टरिंग एंड मॉडर्नाइजेशन। पहला है लिफ्ट एंड शिफ्ट। देखिए, लिफ्ट एंड शिफ्ट का मतलब अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि लिफ्ट एंड शिफ्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपका डेटा क्लाउड पे जाने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपके कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और उसे उठा के सिंपली आप शिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट करने का मतलब उठाना और शिफ्ट का मतलब वहां पे दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना। अगर आपका डेटा रेडी है क्लाउड पे जाने के लिए तो आप लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो पहले आपको वो करने पड़ेंगे, बट अगर आपका डेटा रेडी है क्लाउड पे जाने के लिए तो आप उसे लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, the lift and shift approach involve the exact replication of the in-house application in the cloud. There is no change made to the code or the design of application. Application migrated to the cloud using this technique do not take complete advantage of the native cloud capabilities. लिफ्ट एंड शिफ्ट का सिंपल सा मतलब है चीजें आपने अपने ऑफिस के प्रीमिसेस से उठाई और क्लाउड पे डाल दी, राइट। और उसमें कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं होगी, राइट। आपका डेटा इस तरीके का है कि वो डायरेक्टली बड़े इजीली वहाँ शिफ्ट हो सकता है। सपोज आप एक वेबसाइट चलाते हैं जिसपे मूवी डाउनलोड की जा सकती है। आप कहते हो कि अब मेरे को ये वेबसाइट जो है क्लाउड से चलानी है और सारी मूवीज मुझे क्लाउड पे डालनी है, तो आपको सिर्फ उन मूवीज को माइग्रेट करना है क्लाउड पे। वहाँ पे कोई चेंजेस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो स्टोरेज आपको चाहिए। पहले आपने अपने प्रीमिसेस में स्टोरेज ले रखी थी, अब आप क्लाउड में ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे किसी कोड की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ऐसी चीजों को आप डायरेक्टली लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हो, यानी डायरेक्टली वहां से उठाया और दूसरी जगह भेज दिया। दूसरा जो माइग्रेशन का तरीका है वो है रीफैक्टरिंग। इसके अंदर आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं अपने सोर्स कोड के अंदर, उसके बाद ही आप उसे माइग्रेट कर पाओगे, राइट। तो रीफैक्टरिंग रेफर्स टू चेंज मेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स कोड ऑफ द एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एफिशिएंट. The code is modified such that it becomes more scalable and reusable without changing the function of the application. In other words, this approach to cloud migration adheres to the concept of get something working now and perfect it later, right? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, रीफैक्टरिंग का मतलब है अपने क्लाउड पे जाने के लिए अगर वो चीज़ें डायरेक्ट नहीं जा सकती तो उसमें चेंजेस करिए, क्लाउड के कंपैटिबल बनाइए और उसको माइग्रेट कर दीजिए क्लाउड पे। बाकी जो चेंजेस करने हैं उसको परफेक्ट आपको करना है, वो आप बाद में करिए, राइट। तो रीफैक्टरिंग एक तरीका है जिसमें आप चेंजेस करते हैं सोर्स कोड के अंदर और अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड कंपैटिबल बनाते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है मॉडर्नाइजेशन। इसके अंदर आप क्या करते हैं,
आप कंप्लीटली अपनी एप्लीकेशन को मॉडर्नाइज करते हैं, चेंजेस करते हैं, क्लाउड के कंपैटिबल बनाते हैं। रीफैक्टरिंग में बहुत थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, बट मॉडर्नाइजेशन में कंप्लीटली चेंज करके उसको मॉडर्नाइज करना पड़ता है। सो द मॉडर्नाइजेशन एप्लीकेशन अप्रोच टू क्लाउड कंप्यूटिंग रीडिजाइन द एप्लीकेशन फ्रॉम ग्राउंड अप, thus making it completely flexible for the cloud environment। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो क्लाउड पे जा ही नहीं सकती, बहुत पुराना कोई सिस्टम आप ERP इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाउड बिल्कुल अलग है, तो पहले आपको मॉडर्नाइजेशन टेक्निक की हेल्प से उसको अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद लिफ्ट एंड शिफ्ट टेक्निक से उसे आपको क्लाउड पे भेजना पड़ेगा, राइट। तो पहले आपको अपनी उस एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा या उसके कोड को अपडेट करना पड़ेगा, उसके डेटा को अपडेट करना पड़ेगा और फिर आप उसे क्लाउड पे भेजेंगे, तब आप जाके कहीं उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, राइट। उसके बाद आता है 7 स्टेप मॉडल ऑफ माइग्रेशन टू द क्लाउड। क्लाउड पे जाने का 7 स्टेप मॉडल बड़ा ही फेमस है। 5-7 स्टेप होते हैं माइग्रेशन के, वो एक बार हम देख लेते हैं। पहला होता है असेस, फिर आइसोलेट, फिर मैप, फिर री आर्किटेक्ट, फिर ऑगमेंट, फिर टेस्ट और फिर ऑप्टिमाइज। ये 7 स्टेप्स हैं। आपको इस तरीके से डाउनवर्ड चलना है, स्टार्ट करना है असेस से और लास्ट में ऑप्टिमाइज पे आपको पहुंचना है। आखिर इन 7 स्टेप्स मॉडल का क्या मतलब है, क्लाउड में माइग्रेशन के 7 स्टेप मॉडल का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। पहला मॉडल है असेस। असेस का मतलब होता है पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरे को क्लाउड पे माइग्रेट करते टाइम क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या मेरा डिज़ाइन होना चाहिए, क्या आर्किटेक्ट लेवल होना चाहिए, क्या मेरी कॉस्ट लगेगी मेरे को क्लाउड पे जाने में, राइट, क्या क्या प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं, सिक्योरिटी मुझे कैसी रखनी है। ये सारे फैक्टर्स का असेसमेंट आप करोगे माइग्रेशन से पहले। असेस का मतलब ही है असेसमेंट करना, उसका आकलन करना, राइट, यानी आपने उन चीज़ों का अंदाज़ा लगाना कि मुझे कैसे कैसे जाना है, क्या तरीका होगा, क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। आपने पहले उन सारी चीज़ों पे डिस्कस करना है। जैसे यहाँ लिखा है क्लाउड माइग्रेशन असेसमेंट आर कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपने सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को फाइंड आउट करना है जो माइग्रेशन करते टाइम आ सकती हैं। हो सकता है वो कोड से रिलेटेड हो, डिज़ाइन से रिलेटेड हो या आर्किटेक्चरल लेवल से रिलेटेड हो। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं आपने उन सबको स्टडी करना है, एक बार अच्छे से देखना है। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कितना आपका खर्चा आएगा, टेस्ट केसेस क्या होंगे, सारे आपको कंसीडर करने हैं। एक बार आपने असेसमेंट कर लिया, आपने हर चीज़ों का अंदाज़ा लगा लिया, तो दूसरा स्टेप होगा आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है चीज़ों को एकदम से एक ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाना जहां वो बाकी से अलग हो जाते हैं, राइट। तो आप जब भी आप माइग्रेशन करेंगे तो पहले उस पार्ट को जिसे माइग्रेशन करने वाले हो उससे आप बाकी सिस्टम से अलग करोगे, राइट। So the application to be migrated to the cloud from the internal data center are freed of dependencies pertaining to the environment and the existing system। कहने का मतलब हो सकता है वो एप्लीकेशन बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट करे। अगर आप एकदम से उसे माइग्रेट कर दो तो बाकी के 4 सॉफ्टवेयर रन ही ना करें, या एरर आ जाए, या फिर मेरी स्टोरेज खराब हो जाए उसे माइग्रेट कर देने से, बिकॉज वो चीज़ें वहाँ भी यूज़ हो रही थी, वो एप्लीकेशन कहीं और भी इस्तेमाल हो रही थी। तो पहले उस एप्लीकेशन को आप आइसोलेट करिए जिसे आप माइग्रेट करने वाले हैं, ताकि बाकी चीज़ों पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसका एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं, आपके मोबाइल के अंदर भी जो स्टोरेज होती है, अगर आप उसे फॉर्मेट मार देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अपने आप खराब हो जाती है, काम ही नहीं करती वो, राइट, क्योंकि सारी एप्लीकेशन तो इंस्टॉल वहीं पर थी। तो ऐसे में आपका सारा डेटा खराब हो गया। तो ऐसे ही एप्लीकेशन का भी यही काम है। एक एप्लीकेशन जो बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई थी, अगर आप उसे माइग्रेट कर देते हैं बिना चीज़ों को आइसोलेट किए, ताकि और चीज़ों का इफेक्ट ना पड़े, तो फिर आपका डेटा खराब हो जाएगा। तो पहले जिस चीज़ को माइग्रेट करने वाले हैं उसे आइसोलेट करिए। आइसोलेट करने का मतलब बाकी चीज़ों से अलग करिए, उनसे अलग करिए, राइट। उसके बाद उसे माइग्रेट करिए। जब हम बच्चे को भी स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, तो पहले उसको क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसका स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो पहले कोशिश करते हैं वो घर वालों को ना देखे। वो बस में जब उतर रहा हो या उसको घर से हम छोड़ के जा रहे हैं तो वो घर वालों पे ना देखे, क्योंकि घर वालों को देखेगा तो उसका अटैचमेंट नहीं टूट पाएगा, फिर वो रोने लगता है, फिर वो उनकी तरफ जाने के लिए रोने लगता है। तो फिर कोशिश करते हैं वो मदर को ना देखे, ठीक है, मदर को अंदर भेज देते हैं, फिर उसे कहते हैं अच्छा भैया इसको ले जाओ, बस के अंदर बिठा देते हैं उसको। तो बच्चे को आइसोलेट करते हैं तब वो जा पाता है, अदरवाइज तो वो जा ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी वो चीज़ जो कनेक्टेड है बाकी चीज़ों से, उससे आपको उसे आइसोलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसे माइग्रेट करेंगे, राइट। आइसोलेट एक बार हो गया, तब आपने मैपिंग करनी है। मैपिंग करनी है यानी आपके प्रेमिसेस से क्लाउड पे चीज़ों को कनेक्ट करना है कि कैसे ये चीज़ें यहाँ से वहाँ मूव करेंगी, राइट। Most organizations hold a detailed mapping of their environment with all the system and application.
This information can be used to distinguish between the components that have to be moved to the cloud from the ones that should continue to reside in the data center. मैपिंग का मतलब है आपका एक जो यहाँ पे सपोज कर्सर को देखिए आप, यहाँ पे सपोज मेरा कंपनी का प्रीमिसेस है और यहाँ पे मेरा क्लाउड है, तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता कि मेरी एप्लीकेशन कैसे कैसे ट्रांसफर होगी लेफ्ट टू राइट, यानी यहाँ से मेरे प्रीमिसेस से क्लाउड के ऊपर, वो मैपिंग मुझे बतानी पड़ेगी, वो रास्ता मुझे बताना पड़ेगा, राइट। एक बार आपने मैप डिजाइन कर लिया, मैपिंग आपने कर ली कि स्टोरेज इस स्टोरेज से मेरे को इस स्टोरेज में मूव कराना है, तो आप उसे री आर्किटेक्ट करेंगे। री आर्किटेक्ट में क्या होता है, आप अपनी एप्लीकेशन को एक बार वो क्लाउड पे जाने के लिए रेडी है, तो अब आप देखेंगे कि क्या कोई लॉस तो नहीं हुआ है, क्या मेरी जो एप्लीकेशन माइग्रेट हो रही है क्लाउड पे उस पर क्या चेंजेस मुझे अब करने हैं, वो चेंजेस मैं करूंगा। यानी एक बार माइग्रेशन हो जाएगा तो उसको आप रीडिजाइन करेंगे क्लाउड के अकॉर्डिंग, राइट। माइग्रेशन टू द क्लाउड डिमांड री आर्किटेक्टिंग ऑफ एप्लीकेशन इन मोस्ट केसेस। This may result in the loss of certain functionalities and this can be approximated by using relevant API, right? तो एक बार तो क्लाउड पे आपका माइग्रेट होने के लिए रेडी हो गया है, तो अब आपने ये भी देखना पड़ेगा कि क्या क्लाउड पे जाने के बाद मुझे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मेरी एप्लीकेशन के अंदर। तो आप वो री आर्किटेक्ट, वो चीज़ें आप री आर्किटेक्ट करेंगे, डिज़ाइन करके रखेंगे, वो कोडिंग आप करके रखेंगे ताकि क्लाउड पे जाते ही वो कोड रन करा दें और चीज़ें सारी परफेक्ट हो जाएं। फिर जो फिफ्थ स्टेप है वो है ऑगमेंट का। Augment में the application are augmented to make them cloud ready. Augmenting the application is crucial to drive the best benefit of the cloud. Augmentation का जनरली मतलब है आप उसे क्लाउड रेडी बना देते हैं, राइट। तो ऑगमेंट का मतलब बेसिकली जो होता है, अगर मैं डिक्शनरी में बात करूं तो डिक्शनरी में ऑगमेंट का मतलब होता है, लेट मी चेक, मैं आपको बता देता हूं ऑगमेंट का मतलब क्या होता है ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि ऑगमेंट क्या है। तो मैं आपको ऑगमेंट की डेफिनेशन बता देता हूँ, मतलब एक वर्ड ऑगमेंट का मतलब बता देता हूँ। तो ऑगमेंट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंक्रीज करना, राइट। इंक्रीज करना होता है ऑगमेंट का मतलब। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है एप्लीकेशन के अंदर, कुछ नया डालना है तो आप डालिए और उसे क्लाउड रेडी कर दीजिए, राइट। तो ऑगमेंट आप वहाँ पे करेंगे। फिर आपने फाइनल टेस्टिंग करनी है कि क्या अब ये क्लाउड के लिए रेडी है। तो आपने ये देखना है कि क्लाउड पे जाने के बाद आप टेस्टिंग जो करेंगे वो क्लाउड पे माइग्रेट करके करते हैं जनरली क्लाउड पे, या फिर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट देखते हैं जहाँ पे वो टेस्टिंग में होती है क्लाउड पे, उसकी एक सेम एप्लीकेशन आप क्लाउड पे रन कराते हैं, टेस्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहे क्लाउड पे जाने के बाद। अगर आ रहे हैं तो उन्हें करेक्ट करते हैं, उसके बाद उस एप्लीकेशन को क्लाउड पे पब्लिक करते हैं। उससे पहले तक आप उसे अपने ही प्रीमिसेस या अपने ऑफिस से पुराने तरीके से चला रहे होते हैं। जब तक वो टेस्टिंग परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक आप उसे पब्लिक नहीं करते, राइट। तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट हमारा अलग होता है जिसमें हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई फॉल्ट तो नहीं आ रही क्लाउड पे जाने के बाद, कोई कमियां नज़र तो नहीं आ रही। तो उसकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, जो कंपनीज में जॉब निकलती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, वो इसी लेवल पे निकलती है कि एक एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, अब आप टेस्ट करो क्या ये पब्लिक को अब यूज़ करने के लिए देने के लिए रेडी है या नहीं है, राइट। फेसबुक भी जब बना था तो बनने से पहले, मैसेंजर जब उन्होंने बनाया था तो उससे पहले उन्होंने उसकी टेस्टिंग करवाई थी 50,000 लोगों के बीच में, 1 लाख यूजर्स के बीच में, और चेक करवाया था क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है। जब उन्हें पता चला कि प्रॉपर काम कर रहा है उसके बाद उन्होंने ग्लोबली उसे लॉन्च किया था। तो जो छठा स्टेप होगा वो टेस्टिंग का होगा, और जो सातवां स्टेप होगा वो ऑप्टिमाइज का होगा। ऑप्टिमाइज से होता क्या है, ऑप्टिमाइज से आपकी जो स्टोरेज है वो बच जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिमाइज अगर आप किसी चीज़ को कर देते हैं तो आप मिनिमम रिसोर्सेज में ज़्यादा यूटिलाइजेशन उस चीज़ का कर रहे होते हैं। जैसे पहले जो एप्लीकेशंस आती थी वो कई 50-50 MB की, 100-100 MB की आती थी, फिर उनका लाइट वर्जन आ गया 5 MB का, 10 MB का। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वही हैं, इस्तेमाल वैसे ही हो रही है, काम भी वही कर रहा है, बट उसका लाइटर वर्जन मार्केट में आ गया तो उसे आप ऑप्टिमाइज कहेंगे। तो ऐसे ही अपनी एप्लीकेशंस को भी आप ऑप्टिमाइज करेंगे ये चेक करने के लिए कि क्या मैं कम रिसोर्सेज में, ताकि ये कम स्पेस मेरा खपत हो, मेरी स्टोरेज कम यूज़ करे ये, और काम उतना ही कर पाए। तो वो सारी चीज़ें फिर आप करना शुरू करते हो, लेकिन वो टेस्टिंग के बाद आप शुरू करते हो, और वो आप हमेशा कंटिन्यूसली करते रहते हो। आप क्लाउड पे एक बार आपकी एप्लीकेशन रन हो गई उसके बाद भी ऑप्टिमाइजेशन आप कंटिन्यूसली करते रहते हो, राइट। तो ये 7 स्टेप्स हैं जो क्लाउड पे माइग्रेशन के लिए आप फॉलो करते हो। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एफिशिएंट स्टेप्स फॉर माइग्रेटिंग टू द क्लाउड। तो वो भी क्लाउड के 7 स्टेप्स थे। ये कुछ एफिशिएंट स्टेप्स हैं जिसमें पहला है प्री वर्क। प्री वर्क का मतलब है क्लाउड पे जाने से पहले आपने ये चेक करना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी क्लाउड पे जाने के लिए।
मुझे क्लाउड की टीम बनानी पड़ेगी, मुझे उनको अपने काम समझाने पड़ेंगे, मुझे वो बंदे चाहिए होंगे जो क्लाउड पे माइग्रेट करने के लिए ज़रूरी हैं, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मेरी प्री वर्क के अंदर, राइट। To start with, the organization must build an internal cloud team which together will set the scope of the cloud project. Expectation standards to be achieved and cloud objective must be well defined during the initial stages of the cloud journey. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि प्री वर्क जो है उसमें आप ये डिफाइन करते हैं कि भैया किन बंदों ने कौन सा काम करना है, क्लाउड के बंदे कौन से होंगे, स्टोरेज कौन देखेगा, एप्लीकेशन की कोडिंग कौन देखेगा, वो सारा प्री वर्क आपको करना पड़ेगा माइग्रेटिंग से पहले। एक बार वो हो जाएगा तो आपने बिजनेस एप्लीकेशन एनालिसिस करना है कि क्या मेरा इस पे मेरे बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना मेरा खर्चा कम हो जाएगा, कितना मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, कितना मेरे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा, कितना ये यूज़र फ्रेंडली है क्लाउड। ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी सेकेंड स्टेज में। क्लाउड कैन नॉट बी कंसिडर एज प्लेनली अ टेक्निकल एनहांसमेंट सिंस इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट on the various business function. During this stage, business applications moving into cloud are evaluated based on the cost and architectural requirement. The operational changes to be made within an organization are also determined. The four significant components of this stage are business impact evaluation, assessment of organization impact, cost analysis and application analysis. तो ये चारों एनालिसिस करने के बाद आपका बिजनेस इम्पैक्ट इवैल्यूएशन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एप्लीकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन चारों चीज़ों को आपको कंसीडर करना है जब भी आप माइग्रेट करेंगे क्लाउड के ऊपर, राइट। क्योंकि अगर महंगा जा रहा है, अगर पहले आपका खर्चा कम था और क्लाउड पे जाने पे ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली आप क्लाउड पे नहीं जाओगे। अगर पहले आपके कम एम्प्लॉय काम करते थे, क्लाउड पे जाने के बाद आपको डबल एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली आप क्लाउड पे नहीं जाओगे। तो ये चार कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये फोर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स जो हैं आपको इनको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। अगर इन पे आपको लगता है इन चारों चीज़ों में क्लाउड बेटर फिट हो रहा है, क्लाउड से मेरी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, इफेक्टिव हो रही हैं, मेरे को एम्प्लॉय की भी कम ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली आप क्लाउड पे जाओगे। तीसरा है सिलेक्टिंग द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या मुझे AWS के साथ जाना चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विस लेनी चाहिए, किस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के कितने खर्चे हैं, क्या कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है, मेरा एज्योर पे मेरी सर्वर कितने का बन जाएगा और एप्लीकेशन का कितना खर्चा आएगा, AWS पे वही एप्लीकेशन चलाने का कितना खर्चा आएगा। एक बार आप प्रॉपर सारी चीज़ें देखेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, अवेलेबिलिटी देखेंगे, डिजास्टर रिकवरी का ऑप्शन है कि नहीं ये देखेंगे। उसके बाद आप ये सिलेक्ट करेंगे कि मुझे कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे जाना है और कहाँ पे मुझे मेरे डेटा को माइग्रेट करना है। तो ये भी एक माइग्रेशन करने के लिए बड़ा ही टफ टास्क होता है, ये डिसाइड करना कि मुझे कहाँ पे जाना है, राइट। उसके बाद है रिस्क मिटिगेशन प्लान। क्लाउड पे जाने पे ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई गड़बड़ होती है तो मेरे पास प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं वहां से निकल के आ सकूं, मैं वापस उसी सिचुएशन में आ सकूं। सपोज मैं क्लाउड पे गया तो था अच्छा सोच के, बट सारी चीज़ें उल्टी हो गई, मेरे खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, मेरे एम्प्लॉय को काम आता नहीं है, क्लाउड के बंदे मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो मेरे पास दूसरा प्लान भी हो कि मैं वापस से उसी सिनेरियो पे आ सकूं, मैं क्लाउड से वापस अपने प्रेमिसेस में आ सकूं, अपनी कंपनी के सर्वर पे उन चीज़ों को दोबारा से आप कहें कि इंस्टॉल कर सकूं और क्लाउड से माइग्रेट करके अपने सर्वर पे ला सकूं, फिजिकल सर्वर पे ला सकूं। तो मेरे पास वो चीज़ भी होनी चाहिए और उन चीज़ों की स्टडी भी पहले से करके रखनी है कि फ्यूचर में अगर कोई चैलेंजेस आते हैं, क्लाउड पे कोई खतरा बढ़ जाता है, क्लाउड का डेटा सिक्योर नहीं रह जाता, तो मुझे वहाँ से निकलना कैसे है, ये प्लान भी मेरे पास रेडी होना चाहिए, राइट। तो ये 4 स्टेप्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। प्लानिंग फॉर द स्टडी स्टेट, right? Once application are moved to cloud, there need to be a plan in place for the cloud governance and vendor management. Regular reviews of this strategy must be conducted and the cloud team must ensure that both internal process and personal issues are addressed during the move, right? तो एक बार क्लाउड पे चला गया है तो आपको कंटिन्यूस गवर्नेंस चेकिंग करनी है, हर महीने आपको एक जो है चेकिंग करवानी है कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। हर महीने आप एक टीम भेजोगे जो ऑडिटिंग करेगी, देखेगी कि इस महीने कितने हमारे को थ्रेट आए थे, कितने वायरस अटैक की कोशिश की गई थी, कितनी बार लोगों ने पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश करी थी। वो सारी चीज़ें आपको मंथली बेसिस पे रूटीन चेकअप करते रहना है, राइट। माइग्रेशन फेलियर एंड देयर कॉन्टिजेंसी मेजर्स। अगर फेलियर हो जाता है तो क्या रीज़न हो सकते हैं मेरे क्लाउड माइग्रेशन के, ये मेरे माइंड में होना चाहिए। पहला हो सकता है पुअर प्लानिंग, अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है तो आपका माइग्रेशन फेल हो सकता है। दूसरा है द चेंजेस पर्टेनिंग टू पीपल, प्रोसेस एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि जो लोग आपके एम्प्लॉय हैं वो तैयार ही ना हो क्लाउड पे जाने के लिए, उन्हें आता ही नहीं है क्लाउड पे काम करना, और दूसरा वो सीखना नहीं चाहते,
तो हो सकता है ये भी फेलियर का रीजन बन जाए। तीसरा है सिक्योरिटी ऑफ डेटा ड्यूरिंग माइग्रेशन प्रोसेस इज हाईली क्रूशियल। कोई सिक्योरिटी ब्रेक होता है या कोई सिक्योरिटी में डेटा के साथ कोई गड़बड़ होती है तो भी आपका माइग्रेशन प्रोसेस फेल हो सकता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मस्ट बी ISO 27001 सर्टिफाइड, राइट। आप जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करें वो आपका ये सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर नहीं है तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ आपके पास आज हो जाए। और SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में और कस्टमर के बीच में, राइट। तो इन पांचों चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। पुअर प्लानिंग होगी तो फेलियर हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयज़ अपडेट नहीं होंगे तो भी फेलियर हो सकता है। सिक्योरिटी नहीं होगी माइग्रेशन पे जाने के लिए, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहा है तो भी फेलियर हो सकता है। अगर वो ISO सर्टिफाइड नहीं है तो हो सकता है कि वो बाद में आपको नुकसान हो, आप वहाँ पे उस क्लाउड वेंडर के साथ फंस जाएं, वेंडर लॉकिंग वाली सिचुएशन बन जाए, आप कहीं और ना जा पाएं। और SLA ज़रूर होना चाहिए आपके और वेंडर के बीच में। अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, माइग्रेशन फेलियर हो सकता है या फ्यूचर में बड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो ये कुछ माइग्रेशन फेलियर हैं। और मेजर्स में आप यही जो मेजर्स हैं, जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट करिए, ISO सर्टिफाइड वेंडर को सिलेक्ट करिए, सिक्योरिटी पे फोकस रखिए, एम्प्लॉयज़ को अपडेट रखिए और प्लानिंग प्रॉपर रखिए, राइट। तो ये चारों पांचों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ये कुछ समरी है, समरी आप पढ़ लीजिएगा। हमने क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो के अंदर वो आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस सब्जेक्ट को अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी आपके सिलेबस में चल रहा है, तो ज़रूर सबको बताएं कि यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा, दुआओं में याद रखिए।